है। वैश्वीकरण ने उस हेजेमनी को और मजबूत करने का काम किया। मुझे याद है कि हम अपने बचपन में बहुत अच्छी हिंदी सुनते थे लोगों को बोलते हुए। आज ऐसा नहीं है। आज जो हिंदी है वो एक अजीब घालमेल बन के रह गई है कि हम जो बोल रहे हैं हिंदी, उसमें अंग्रेजी के शब्द कितने हैं, सही हैं कि गलत हैं। तो भाषा का ये दुर्गति हुई, जबकि स्वतंत्रता के बाद हमारी भाषा राष्ट्रभाषा या दूसरी भाषाओं का संवर्धन होना चाहिए था। लेकिन हिंदी में बोलने की, सोचने की, लिखने की जो सामर्थ्य है वो कमजोर होती चली जा रही है। और दूसरे क्षेत्रों में भी यही हो रहा है। तो इसलिए हेजेमनी को तोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो राष्ट्र की आत्मा पर प्रहार होता है, केवल शरीर पर प्रहार नहीं होता। जो डोमिनेशन है वो तो शरीर पर प्रहार है। शरीर की चोट तो ठीक कर सकते हैं आप इलाज से, लेकिन अगर आत्मा में घाव लग गए हैं, उनसे उबरना उतना आसान नहीं होता, उनको भूलना इतना आसान नहीं होता है। और इसी को अंग्रेजों ने बड़ी, जिसको कहते हैं शुगर कोटेड लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया कि हम भारत में साम्राज्य स्थापित करने नहीं जा रहे हैं, हम तो इनको सभ्य बनाने जा रहे हैं, सिविलाइजिंग मिशन। ये उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, इसका उद्देश्य कोई आपका शोषण करना, आपका उत्पीड़न करना, आपके ऊपर राज्य करना नहीं है, बल्कि आपको सभ्य बनाना है। क्यों? क्योंकि ये काले लोग, ये ब्लैक और जो ब्राउन रेसेस हैं, ये वाइट मैन्स बर्डन है। ये हम गोरी जातियों की जिम्मेदारी है कि इनको हम सभ्य बनाएं, इनको हम मनुष्य बनाएं। आप जानते हैं कि ये तर्क दिए गए ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय कि हम कोई आपका शोषण करने नहीं आ रहे, हमें कुछ आपसे नहीं चाहिए, हम तो आपको सभ्य बनाने आ रहे हैं। और उनकी उस हाँ में हाँ मिलाने वाला एक मैक्स मुलर भी था, जिसको हम लोग बहुत बड़ा भारत विद्याविद कहते हैं, इंडोलॉजिस्ट कहते हैं। उसका भी यही विचार था। मैक्स मुलर तो जर्मन था, लेकिन इंग्लैंड में काफी समय तक वो रहा, और इंग्लैंड में रहते हुए उसने जो पत्राचार किया है उसको आप कभी पढ़ें तो आपकी आँख खुल जाएगी। और जो एक भ्रांति हम लोग पाले बैठे हैं कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का या संस्कृत साहित्य का बड़ा उपकार किया, वो भ्रांति बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये मूल धारणा थी साम्राज्यवाद की, ब्रिटिश कॉलोनिज्म की। अब इस साम्राज्यवाद से भारत को लड़ना था, जाहिर है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना, स्वराज्य के बिना मनुष्य की कोई गति नहीं होती। तिलक ने जब स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है तो दो अर्थों में प्रयोग किया। एक तो स्वराज्य है कि हमारी अपनी सरकार हो, हमारे द्वारा बनाई गई, चुनी गई सरकार। और एक अभी उल्लेख आया, एक स्वराज्य का मतलब होता है कि हम आत्म मास्टर ऑफ सेल्फ, कि हमारा अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण। एक स्वराज्य का मतलब ये होता है हम अपने राजा स्वयं हैं, अपनी विषय वासनाओं पर, विकारों पर हमारा नियंत्रण है, और हम एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति जी सकते हैं। भारतीय दृष्टि स्वराज्य की ये है। स्वराज्य पहले आत्मा का राज्य होता है, उसके बाद वो राजनीतिक राज्य होता है। तो तिलक ने कहा कि पहले आप मास्टर ऑफ सेल्फ बनिए, अपने मालिक खुद बनिए पहले, फिर आप इस राज्य के भी मालिक बन जाएंगे। आज भी यही चैलेंज है कि जिस भारत में हम जिस तरह के भारत की रचना करना चाहते हैं, तो ये उधार की संपत्ति से भारत की रचना नहीं होने वाली है। आज भी हमारी निगाहें अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप पर रहती हैं, अपने पर नहीं रहती हैं। समस्या आज भी वही है। तो इसलिए इस प्रकार के स्वराज्य की स्थापना करना ये स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य था। और इसके लिए जो आंदोलन चला, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, नेशनल मूवमेंट, वो सही अर्थ में राष्ट्रीय था।
इट वॉज ट्रूली ए नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे कि आजकल हम लोग संगोष्ठियां करते हैं तो नाम लगा देते हैं राष्ट्रीय संगोष्ठी। अब उसमें हैं सब लखनऊ के आसपास के लोग, हैं सब इलाहाबाद के आसपास के लोग। तो अब ये तो एक चलन है कि किसी भी संगोष्ठी को आप राष्ट्रीय कहते हैं, लेकिन क्या ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संगोष्ठी है? क्या भारत राष्ट्र के विभिन्न भागों के लोग यहाँ पर विद्यमान हैं तब नेशनल सेमिनार है? अब अगर सब लोग लखनऊ के ही आसपास के हैं तो फिर वो नेशनल सेमिनार तो सही अर्थ में है नहीं, लेकिन हम कह देते हैं। हम सभी लोग ये लखनऊ में भी हम लोग यही करते हैं और यहाँ भी यही होता है, सब जगह यही होता है। अगर कोई श्रीलंका से आ गया तो इंटरनेशनल हो जाती है ना। तो ये जो शब्दों का जो अजीबोगरीब प्रयोग करने की कला में जो हम माहिर हो गए हैं कि शब्द बेचारे परेशान होते होंगे कि हमारा उपयोग किस अर्थ में किया जा रहा है ना, कि शब्द का जो मूल अर्थ है वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता और हमने उसके ऊपर एक मीनिंग इम्पोज कर दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये एक प्रश्न है। तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन औपचारिक अर्थ में राष्ट्रीय नहीं था, वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय था। इट वॉज ए ट्रूली नेशनल मूवमेंट। कैसे? स्त्री और पुरुषों ने सबने भाग लिया था, यहां तक कि बच्चों ने भी भाग लिया था। आप अगर आंदोलन का इतिहास पढ़ें, एक वानर सेना बनाई गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। भारत के चाहे मैदानी क्षेत्र भाग हो, चाहे ग्रामीण भाग हो, चाहे शहर हो, चाहे पर्वत हो, चाहे जनजातीय क्षेत्र हो, सबके लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। चाहे उत्तर के लोग हो, चाहे दक्षिण के हो, चाहे पूर्व के हो, चाहे पश्चिम के हो, सर्वत्र अफगानिस्तान तक हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला, बर्मा से अफगानिस्तान तक, तमिलनाडु और केरल से लेकर और कश्मीर तक। और सभी वर्गों के लोगों ने, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सबने भाग लिया। तो इस अर्थ में हमारा जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय आंदोलन था, नेशनल मूवमेंट था। लेकिन ये नेशनल मूवमेंट को अलग अलग तरीके से चलाया गया। इसके लिए जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई वो अलग अलग प्रकार की थी। हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, आप जानते हैं, प्रीडोमिनेंटली वो नॉन वायलेंट था, अहिंसक था, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में चला। उसकी मुख्य धारा तो यही थी कि अहिंसक आंदोलन, अहिंसक विरोध। गांधी जी का व्यक्तित्व का इतना प्रबल प्रभाव था और कांग्रेस ने उसको अपनी पॉलिसी के तौर से अडॉप्ट भी किया कि हम लोग नॉन वायलेंट तरीके से आज़ादी के लिए लड़ेंगे। लेकिन रेवोल्यूशंस और रिवोल्ट्स का भी एक अपना इतिहास है और वो कहाँ से शुरू होता है? वो 1857 की क्रांति से शुरू होता है। अगर पहले के छुटपुट विद्रोहों को छोड़ दीजिए तो, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में छुटपुट विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अगर आप 1857 की क्रांति को माने और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज तक, यानी 1945-46 तक रेवोल्यूशनरी तरीके बराबर अपनाए जा रहे थे, तो इनकी भी बड़ी महत्ता है कि जो क्रांतिकारी पद्धति थी उसको अपनाने वाले भी लोग थे, वे भी योगदान कर रहे थे, वे भी भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका तरीका हिंसा का था, क्रांति का था, देश के लिए मर मिटने का था। तो ये दोनों धाराएं समानांतर रूप से, पैरेलल तरीके से साथ साथ चलती हैं और जो भारत को स्वतंत्रता मिली वो दोनों धाराओं के फल स्वरूप प्राप्त हुई, दोनों का महत्व। तो इसलिए दूसरी बात ये
अब आप ये देखिए कि अगर आप संगठनों की या संस्थाओं की चर्चा करें जो कि इस आंदोलन में शामिल रही, तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, 1885 से जिसने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले भी कई संस्थाएं थीं जो कि अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। और वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन कम से कम 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। एक तो शिशिर घोष ने बंगाल में एक संस्था बनाई थी, बड़ी प्रभावी थी, जिसका नाम था इंडियन लीग। ये भी अंग्रेजों का विरोध करती थी, बहुत सारे सुधारों की मांग करती थी। दूसरी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बहुत प्रसिद्ध संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन। और तीसरी संस्था तमिलनाडु में मद्रास में थी, मद्रास महाजन सभा, जो कि बहुत ही प्रमुख क्रांतिकारी प्रमुख संगठन था आज़ादी की लड़ाई को लड़ने वाला दक्षिण भारत में, मद्रास महाजन सभा। और इसी तरह से और भी बहुत सारी संस्थाएं थीं जो कि देश के विभिन्न भागों में कार्यरत थीं। अब जो रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस थीं, क्रांतिकारी संस्थाएं, वो कौन कौन सी थी? सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था, सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संस्था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनी थी, जिसका नाम था अभिनव भारत, और जिसको सावरकर ने बनाया था, दोनों भाइयों ने। और वे बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे महाराष्ट्र में, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों के भारत में उस समय 4 बड़े केंद्र थे, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड हुआ था 1925 में। तो एक तो ये अभिनव भारत की संस्था थी जो कि महाराष्ट्र में बहुत सक्रिय थी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा। दूसरी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां की संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दूसरी संस्था ये थी। और इसने भी 10 साल तक अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। इसी तरह से उड़ीसा के बहुत दूरवर्ती क्षेत्र में कोरापुट, जो कि आज भी वहाँ का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था जिसका नाम था लखन नायक। उसने एक संगठन बनाया था और वो अंग्रेजों के लिए मुसीबत बना हुआ था। झारखंड में था, बिहार में थे इस तरह के संगठन, देश के विभिन्न भागों में थे। तो ये सब क्रांतिकारी संस्थाएं थी। और अंतिम जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी संस्था थी वो तो आप जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी थी, सुभाष बाबू ने जिसको बनाया, आज़ाद हिंद फौज, और जिसने बड़ी बहादुरी से 4 साल तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंच गए थे भारत को आज़ाद कराते कराते, जब उनका देहांत हुआ। तो आसाम तक वो आ चुके थे, उनकी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो आसाम तक आ चुकी थी, उतना एरिया लिबरेट करा चुकी थी ब्रिटिश एम्पायर से। तो ये संस्थाएं थीं जिन्होंने भारत की आज़ादी में काम किया। और 2 अन्य संस्थाएं जिन्होंने कि गांधी के साथ सहयोग करते हुए कार्य किया। एक तो होम रूल लीग थी, जिसको लोकमान्य तिलक ने और एनी बेसेंट ने बनाया था, और जिसने लगभग 1 दशक भारत में स्वराज्य के प्रश्न पर बड़ी हिम्मत से काम किया। और दूसरी संस्था थी जिसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जहाँ पर आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा है, खान अब्दुल गफ्फार खां, उन्होंने एक संस्था बनाई थी खुदाई खिदमतगार। और पठान लोग तो आप जानते ही अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन गांधी के प्रभाव में उन पठानों ने अहिंसक तरीके से संघर्ष किया।
और भारत के प्रति उनके मन में इतना प्रबल प्रेम था कि जब 47 में भारत का विभाजन हुआ और वो सब हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने रोते हुए महात्मा गांधी से कहा था, आपने हमें भेड़ियों के आगे डाल दिया। और आप जानते हैं कि पूरे जीवन वो पाकिस्तान की जेलों में बंद रहे। तो ये पैशन थी आज़ादी के लिए लड़ने की। तो ये भी एक दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी। महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और वैसे तो कई संस्थाएं हैं, लेकिन दो संस्थाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। एक तो लेडी अय्यर ने दक्षिण भारत में और उसके बाद पूरे देश में भी एक संस्था बनाई, विमेंस इंडिया एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया, उन्होंने विमेंस इंडिया एसोसिएशन बनाया। फिर एक ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सुभद्रा जोशी, उषा मेहता जो कि पॉलिटिकल साइंस की हेड रही बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अभी तक, अब तो उनका देहांत हो गया, और उनकी एक बहन थी और कई बड़ी प्रसिद्ध महिलाएं थीं। तो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस ये एक दूसरी संस्था थी, अखिल भारतीय। और एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था तो आपके इलाहाबाद शहर में ही थी, 1910 में बनी थी, स्त्री महामंडल, और सरला देवी ने बनाया था, जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आज़ादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में रही। तो ये फिर लेबर मूवमेंट्स रहे। लेबर मूवमेंट्स में आप जानते हैं कि जो सबसे प्रसिद्ध संस्था काम करती रही वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको तिलक की प्रेरणा से मुंबई के मजदूरों ने बनाया था, और बाद में वो एक अखिल भारतीय संस्था बन गई। और इसी तरह से गुजरात में और देश के बंगाल में बहुत सारी वर्किंग क्लास एसोसिएशंस थे जो कि अपने अधिकारों के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो लेबर मूवमेंट्स, किसानों की बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत रहीं। बहुत बड़े बड़े उनके यहाँ जाट, खास तौर से जाट नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी के लिए। तो ये सब वे संस्थाएं थीं जो कि राजनीतिक रूप से सक्रिय थीं, पॉलिटिकली एक्टिव। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं बनी जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से सक्रिय थीं और भारत में एक चेतना उत्पन्न कर रही थी। वो सीधे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रही थी, लेकिन वो भारत की आत्मा को, भारत के मन मस्तिष्क को डीकॉलोनाइज करने का काम कर रही थी। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था है विश्व भारती शांति निकेतन, टैगोर ने स्थापित की। कि भारतीय, आजकल हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी की बात करते हैं शिक्षा की। टैगोर ने पूरा एक विश्वविद्यालय संचालित किया, आज भी वो संचालित हो रहा है। भारतीय दृष्टि से शिक्षा कैसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने विद्यापीठों की एक श्रृंखला स्थापित की, काशी विद्यापीठ, जहां पर आचार्य नरेंद्र देव वाइस चांसलर थे। फिर उधर आप गुजरात में चले जाइए, गुजरात विद्यापीठ। फिर महाराष्ट्र में तिलक की स्मृति में तिलक विद्यापीठ, और लाहौर में इसी तरह से नेशनल कॉलेजेस स्थापित हुए। बहुत सारे देश के भागों में नेशनल कॉलेजेस स्थापित हुए जो कि राष्ट्रीय दृष्टि की शिक्षा प्रदान करते थे। और फिर जस्टिस राणा डे, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस थे, एमजी राणा डे, पूना सार्वजनिक सभा, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था रही जिसने महाराष्ट्र और उस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, सामाजिक जागरण का, शैक्षिक जागरण का। तो इस तरह से रामकृष्ण मिशन से आप परिचित हैं। फिर बहुत सारे समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने बराबर लिखा और सारे दमन उत्पीड़न का सामना करके अपनी लेखनी को विराम नहीं दिया, सरकार के आगे झुके नहीं, जो सही सच्चे अर्थ में पत्रकार का धर्म है। पत्रकार की असली लड़ाई तो सरकार से होती है। अब आजकल का हिसाब नहीं है कि सरकार से हमें क्या फेवर मिल जाए, इसके लिए हम परेशान।
तो आप सरकार से कब लड़ेंगे? कहते रहिए चौथा खंभा होता, अब वो चौथा खंभा मजबूत भी तो होना चाहिए। तो ये अंग्रेजों से लड़ने वाले समाचार पत्र थे। मराठा और केसरी। तिलक को बहुत लंबे समय तक कारावास का कष्ट झेलना पड़ा। उनका निर्वासन हुआ बर्मा में, ऐसी जगह जिसको सुभाष चंद्र बोस ने देखा तो कहा, उनके आंसू निकल आए जब वो वहां पर गए। बर्मा में एक जगह है मांडले, कि इतनी खराब जलवायु की जगह में तिलक महाराज ने गीता रहस्य की रचना कर दी। कोई योगी ही ऐसा कर सकता है। तो ये तेवर होते हैं पत्रकारिता के। तब पत्रकार समाज का मार्गदर्शन करता है। महात्मा गांधी का जो यंग इंडिया था, उससे अंग्रेज थर थर कांपते थे। कितनी बार बंद किया, लेकिन वो फिर शुरू हो गया। तो इस तरह की जो संस्थाएं थी, या मॉडर्न रिव्यू, रामानंद चैटर्जी बहुत बड़े, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मॉडर्न रिव्यू कलकत्ता से निकालते थे। तो ये सब जो संस्थाएं थी, ये भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जिन्होंने कलम की ताकत को से अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ने का काम किया। कलम में कितनी ताकत होती है, ये कोई सीखना चाहे तो इन संस्थाओं के इतिहास से सीखे। तो इस प्रकार से हमारी आज़ादी का आंदोलन, हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो केवल एक राजनीतिक आंदोलन था। वो तो केवल एक पक्ष है, लेकिन उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। और अंग्रेज साम्राज्य जितना शक्तिशाली था, ये आंदोलन भी उतने ही शक्तिशाली रहे, और जिसके कारण अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो आज आज़ादी के 75वें वर्ष में हमें इनका स्मरण भी करना चाहिए और इनसे कुछ सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। केवल रिचुअल ना करें, ये देखें कि हम, अब ऐसा तो है नहीं कि अब आज कोई खतरे नहीं है आदमी के लिए, समाज के लिए। भाई अंग्रेज चले गए ना, लेकिन सरकारों का स्वरूप होता है निरंकुश होने का। वो अंग्रेज सरकार हो या आपकी अपनी सरकार हो, सरकार की निरंकुशता पर वास्तव बनना, ये नागरिक का कर्तव्य है। और एक आपको प्रसंग सुना के बात अपनी खत्म करूंगा, और वो प्रसंग है राजा भोज का। आप जानते हैं कि मध्य भारत में राजा भोज बड़े प्रतापी राजा हुए मध्यकाल में। राजा भोज अपने राज्य का निरंतर विचरण करते रहते थे अपने रथ पर। एक बार वो एक जंगल से निकल रहे थे तो सामने देखा कि एक लकड़हारा आ रहा है और उसके सिर पे काफी बोझ है लकड़ियों का। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि रथ यहीं रोक दो, लकड़हारे से कहो कि भाई इतना बोझ है, इसको बुला लाओ। तो सारथी लकड़हारे को बुला लाया और राजा ने कहा कि भाई हमको बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ देखकर, तुम इतना बोझ ढो रहे हो। संस्कृत में उस समय मध्य युग तक हमारे यहाँ संस्कृत भाषा ही आम जनमानस में भी बोली जाती थी। राजा भोज तो बहुत बड़े विद्वान भी थे, तो संस्कृत में वार्तालाप हुआ। तो राजा भोज ने कहा कि भाई ये इतना बड़ा बोझ है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा कि नहीं, ये तो कोई बोझ नहीं है, लेकिन जो ये आप गलत संस्कृत बोल रहे हैं, ये मुझे बहुत भारी लग रहा है, ये मुझे बहुत बोझ लग रहा है। अब राजा भोज तो हक्के बक्के रह गए, लेकिन बात सही थी, राजा गलत संस्कृत बोल रहे थे। इसको नागरिक कहते हैं, ये नागरिक। और जिस समाज में ये नागरिकता की दृष्टि सुरक्षित रहती है, उसमें चाहे अंग्रेज आ जाए या कोई आ जाए, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। धन्यवाद। Thank you, Professor Mishra, for such an informative deliberation. Thank you so much, sir.
May I request Professor Madhurendra ji, Chairperson Deen Dayal Upadhyay Chair, to kindly come and deliver his lecture. Professor Madhurendra ji. लिविंग क्रिश्चियन महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस सभागार में उपस्थित श्री राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, इसे लोकप्रिय रूप में रज्जू भैया विश्वविद्यालय भी कहते हैं, उसके यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह जी मुख्य अतिथि, इस संगोष्ठी के बीच वक्तव्य के लिए आमंत्रित और मंच पर विराजमान प्रोफेसर आर.के. मिश्रा जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी, इस महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर आसिमा घोष जी, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न संस्थानों, संकायों और विभागों से उपस्थित विद्वज्जन, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतिभागीगण, प्रिय विद्यार्थियों, यह परम सौभाग्य का विषय है कि आज़ादी के इस अमृत काल में हम उस परंपरा पर विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं जो राष्ट्र निर्माण में संजीवनी प्रदान करती है। विडंबना यह है कि लौकिक ऐश्वर्यों के चाकचक्य में हमने इतिहास बोध और संस्कृति बोध को विस्मृत कर दिया है। डॉक्टर आसिमा घोष इसलिए भी साधुवाद की पात्र हैं कि उन्होंने विमर्श का जो विषय चुना है वह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण, समसामयिक और सारगर्भित है, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में विगत 3 पीढ़ियों का इतिहास संकलित है। बीच वक्तव्य के क्रम में प्रोफेसर आर.के. मिश्रा ने अत्यंत व्यापक रूप से उन समस्त बिंदुओं को रेखांकित किया, उन पर पुनः प्रकाश डालना एक सिर्फ पुनरावृत्ति होगी, लेकिन कुछ बिंदुओं को आपके विचारार्थ मैं इस मंच के माध्यम से रखना चाहूँगा। दरअसल जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी अपने वक्तव्य में रेखांकित किया, शिक्षा के महत्व, और यह सत्य भी है। विष्णु पुराण में यह उल्लिखित है कि सा विद्या विमुक्तये। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है, एको सद विप्र बहुधा वदन्ति, सत्य एक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न संगठनों की भूमिका का विषय एक है, किंतु उसकी व्याख्याएं, उस पर विमर्श और उसका विश्लेषण भिन्न भिन्न विद्वानों ने विभिन्न कालखंडों में अलग अलग ढंग से किया है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती, बौद्धिक चुनौती आज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के समक्ष यह है कि राष्ट्र निर्माण में जिन संगठनों की वास्तविक भूमिका थी
उसका क्या इतिहासकारों ने सम्यक, सही और सार्थक मूल्यांकन किया है? एक बहुत बड़ी चुनौती। दरअसल स्वतंत्रता की कामना मनुष्य की चिरपोषित अभिलाषा का प्रतीक है। मनुष्य स्वतंत्र होना चाहता है, बंधनों में नहीं रहना चाहता। प्रसिद्ध विचारक जैन जी क्रिस्ट रूसो ने भी कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। उन जंजीरों से हम मुक्त होना चाहते हैं। औपनिवेशिक काल की जंजीरों से मुक्त होने के लिए विभिन्न स्तरों पर जो सांगठनिक प्रयास किए गए, उन प्रयासों का एक दीर्घ इतिहास है। वो छोटे छोटे संगठन संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न स्तरों पर उन संगठनों ने जो अपना अमूल्य योगदान दिया है, उस योगदान से, उस इतिहास से हमारी वर्तमान पीढ़ी बहुत अच्छी तरह परिचित नहीं है। इसलिए भी यह संगोष्ठी समसामयिक और अर्थपूर्ण है कि इस विमर्श के माध्यम से हम वर्तमान पीढ़ी को वह संदेश देना चाहते हैं कि किन स्तरों से, किस तरह एक दीर्घकालिक संघर्ष से हमने इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। बहुत सारे इतिहासकारों ने विभिन्न विश्लेषण और विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हमारे सामने इन संगठनों के बारे में प्रस्तुत की। और जैसा कि हमारे मुख्य वक्ता ने रेखांकित किया है कि कोई एक संगठन नहीं, बहुत तरह के ऐसे गैर राजनीतिक संगठनों की भी भूमिका थी। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि वो गैर राजनीतिक संगठनों की भूमिका किस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण को और राष्ट्रीय आंदोलन को ऊर्जास्वित प्रेरित कर रही थी। दरअसल स्वतंत्रता का संग्राम एक राजनीतिक संग्राम ही नहीं था। औपनिवेशिक सत्ता ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को, हमारी इतिहास को, हमारी सामाजिक जो ताना बाना है, हमारी जो कृषि की परंपरा है, उन सारी परंपराओं पर, उन सारे आयामों पर कुठाराघात किया था। और इसीलिए चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात हो, महिला संगठनों के माध्यम से उन अधिकारों की मांग औपनिवेशिक सत्ता के समक्ष प्रस्तुत हुई और उसने एक संघर्ष का रूप लिया। श्रमिकों के संगठन के बारे में जैसा प्रकाश डाला गया, श्रमिकों की समस्याएं थी। यह शोषण केवल राजनीतिक शोषण ही नहीं था, वह शोषण सामाजिक स्तर पर था। हमारी संस्कृति को विध्वंस करने का एक कुचक्र था। और इन सारे कुप्रयासों के विरुद्ध जिन संगठनों ने, उन संगठनों की एक लंबी सूची है, उसको दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने देखा है आपने जो सार इसमें संकलित किया है, शोध पत्रों का जो सार मुद्रित हुआ है, उस शोध पत्रों के सार से यह प्रतिबिंबित होता है कि आपने विभिन्न संगठनों को विस्तार रूप से विश्लेषित करने की अत्यंत महत्वपूर्ण चेष्टा की है। और उस विमर्श के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलेंगे वह निसंदेह हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी को न केवल शिक्षित करेगी, बल्कि उन सारे जो विद्रूपताएं हैं, जो बौद्धिक विद्रूपताएं औपनिवेशिक लेखन के कारण इतिहास में आई हुई हैं, उनको भी दूर करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इन संगठनों ने, चाहे वो किसानों का संगठन हो, चाहे वो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन हो, सामाजिक स्तरों पर जो दिक्कतें थीं उससे संघर्ष करने के लिए उन सामाजिक संगठनों का निर्माण हुआ। और जहाँ तक शिक्षा संस्थानों का प्रश्न है, जिन शिक्षा संस्थानों से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी निकले और जो अध्ययनरत थे, उन्होंने छात्र की भूमिका में जिस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया,
और आज़ादी प्राप्त करने में अपना योगदान दिया, उसको भी हम विस्मृत नहीं कर सकते। चूँकि समय काफ़ी है और अन्य सत्रों में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने कुछ सिर्फ बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयास किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी सत्रों में उन सारे आयामों पर जिसको मैंने स्पर्श करने की चेष्टा की है, काफ़ी विशद रूप से व्यापक रूप से विमर्श होगा और उससे निकले हुए निष्कर्ष हमारे स्वतंत्रता संग्राम में संगठनों की भूमिका पर एक नया प्रकाश डालेंगे। एक नए साहित्य की सर्जना होगी जो आज़ादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा बौद्धिक योगदान होगा इस विमर्श के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your nice deliberation. May I call upon Dr. Umesh Pratap Singh, Associate Professor and Head, Department of Economics, to kindly come and propose a vote of thanks. Dr. Umesh Pratap Singh. धन्यवाद मैम। आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. सिंह सर, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार सर, उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आर.के. मिश्रा सर, हमारे कॉलेज डेवलपमेंट डीन प्रोफेसर पंकज कुमार सर यहाँ नहीं हैं, जो कि इस उद्घाटन सत्र के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। पंकज सर, हमारे प्राचार्य मोजेस सर, राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष ई.जे. डेविड सर, और इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार कन्वीनर प्रोफेसर आसमा घोष मैम, सामने मेरे गुरु बैठे हुए हैं, अर्थशास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष और डीन कॉमर्स फैकल्टी प्रोफेसर प्रशांत घोष सर, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए शिक्षिकाएं और शिक्षक और प्रिय छात्र छात्राओं, इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे अन्य प्रतिभागीगण, मैं इस उद्घाटन सत्र के अंत में आप सभी का आभार व्यक्त करने आया हूँ, राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से और अपने महाविद्यालय एवं क्रिश्चियन कॉलेज की ओर से। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. सिंह सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया कि आप आज रज्जू भैया की पुण्यतिथि भी है और आप उन्हीं के नाम से खुले विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। निश्चित रूप से आपके संस्थान में भी उससे संबंधित कार्यक्रम होंगे और सर तमाम आसपास के मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 100 महाविद्यालय हैं जिनको देखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने व्यस्ततम समय से सर ने हमारे लिए समय निकाला है। सर, मैं महाविद्यालय की ओर से और राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण सेमिनार के लिए अपना समय निकाला। सर ने एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से अल्टीमेट फ्रीडम और लिबरेशन की जो बात की, वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रतिभागियों को एक नई दृष्टि देगा सोचने के लिए, और निश्चित ही उस दृष्टि से हम कुछ ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जो कि इस सेमिनार की एक उपलब्धि होगी। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आर.के. मिश्रा सर लखनऊ से आए हुए हैं। आपका मैंने भी नाम सुना था, आज पहली बार आपको सुनने का मौका मिला। आप राजनीति शास्त्र के ख्याति लब्ध विद्वान हैं और जैसा कि आपने देखा कि आपने विषय को बड़ा ही विस्तृत ढंग से एक बृहद आयाम
में लेते हुए आपने बहुत अच्छे ढंग से पूरे विषय को रेखांकित किया और साथ ही बहुत ही विस्तार से विभिन्न संगठनों और उससे जुड़े महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी। सर, हम यूनिक क्रिश्चियन महाविद्यालय के लोग आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं राजनीति शास्त्र विभाग और अपने महाविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार सर का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम कराया था और सर को याद किया था। सर ने आज तो सर बहुत कम बोले, हम लोग ठीक से सुन नहीं पाए, लेकिन उस दिन सर ने बड़ा विषय पर बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी थी। मैं मधुरेंद्र कुमार सर को हमारे महाविद्यालय और राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है उसके प्रति मैं आपके स्नेह के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे लिए समय निकाले सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं डीन सर है नहीं, 11 महाविद्यालयों का संचालन डीन सर के हाथ में है और पिछले कुछ वर्षों से जब से प्रोफेसर पंकज कुमार सर डीन कॉलेज डेवलपमेंट हैं, कॉलेज जो 11 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनके शिक्षकों का कोई भी कार्य डीन ऑफिस से कभी रुकता नहीं, कभी वहाँ से विलम्ब नहीं होता है। सर का सभी शिक्षकों पर बराबर स्नेह रहता है। अपने व्यस्त समय के बावजूद हम लोगों ने इसके पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेमिनार था, आपसे हम लोगों ने आग्रह किया था, उस दिन भी सर खाली नहीं थे, लेकिन आधे घंटे के लिए आपने हम लोगों के लिए समय निकाला। आज भी सर को विभागीय कई कार्य से सर व्यस्त थे और भी कई जगहों पे जाना था, लेकिन सर ने हमारे लिए समय निकाला। सर यहाँ है नहीं, लेकिन मैं अपने राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से और अपने महाविद्यालय की ओर से सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि सर का आशीर्वाद और श्रेय हम लोगों के ऊपर बना रहता है। तो पंकज सर का भी बहुत बहुत आभार। मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर एस मोजेस सर का आभार व्यक्त करता हूं, जो कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को व्यक्तिगत रूप से आप बाकायदे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और हर प्रकार की मदद करते हैं शिक्षकों की, जिससे कि कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। सर, आपके हमेशा सहयोग के लिए और लगातार प्रेरणा देने के लिए मैं आपका राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार प्रोफेसर आसिमा घोष में, ये हमारे महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि आप एक हमारे 11 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में से एक जगतारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज की आप प्रिंसिपल हुई हैं। ये निश्चित रूप से हम सभी यूनिक क्रिश्चियन कॉलेज के शिक्षकों के लिए और आक्टा का प्रतिनिधित्व करने के कारण ये शिक्षकों, मैं सभी शिक्षकों के लिए हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आपने प्राचार्य का पद, वहाँ प्रिंसिपल का पद आपने कार्यभार ग्रहण किया है। और उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से आप इस कार्यक्रम में लगातार लगी हुई हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और इतने अच्छे ढंग से आपने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। सारे विद्यार्थियों को, रिसर्च स्कॉलर्स को, कॉलेज के टीचर्स को आपने कहीं न कहीं सबसे लिंक जोड़कर इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से आयोजित किया है। मैम आपका अपने महाविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, इतने अच्छे विषय को चुनने के लिए। और मैं अपने, हालांकि सर डायस पे नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी अजीब बात है, मेरे गुरु जिनका मैं 5 साल तक छात्र रहा हूँ, प्रोफेसर प्रशांत कुमार घोष सर, जो कि अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष भी रहे, डीन कॉमर्स फैकल्टी रहे। सर की उपस्थिति ही हमें बहुत प्रेरणा देती है कुछ करने के लिए। सर से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सर, आप इस कार्यक्रम में आए
सर आपका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभार व्यक्त करता हूं और महाविद्यालय की ओर से सर आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। मैं इस कार्यक्रम की संचालिका मैं सोनाली मैम का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया है और सबसे अधिक मैं अजीत और उनकी पूरी टीम और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी छात्रों का नाम शायद न ले पाऊं, लेकिन ये पूरी इनकी टीम है 7-8 विद्यार्थियों की, और मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-15 दिन से जिस लगन से, जिस तन्मयता से आप सभी विद्यार्थियों ने कार्य किया है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये पूरे कार्यक्रम के आयोजन के पीछे इन विद्यार्थियों की मेहनत है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, बैनर से लेकर के ये पूरा जो भी आप सजावट देख रहे हैं, जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, सब इन विद्यार्थियों की मेहनत है। मैं महाविद्यालय की ओर से इन सभी विद्यार्थियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न महाविद्यालयों से आई शिक्षिकाएँ, नीलम कांत मैम हैं, जगत तारण डिग्री कॉलेज की कई शिक्षिकाएँ आई हैं, नीलिमा मैम हैं, हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की शिखा मैम हैं। आप सभी शिक्षिकाओं का मैं महाविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मैम आप लोग टाइम निकाल करके, समय निकाल करके इस सेमिनार में आई। मैं इस सेमिनार के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने अच्छे विषय पर, जो कि बहुत ही प्रासंगिक विषय है, 75 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं और निश्चित रूप से हम अभी भी बहुत कुछ कम जानकारी रखते हैं। जैसे अभी सर ने एक नाम लिया, मैं नोट कर रहा था, लखन नायक मिश्रा सर ने नाम लिया। हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़े हैं, लेकिन मैं लखन नायक का नाम नहीं सुना था। तो ये ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखते समय जिन पर बहुत फोकस नहीं किया गया, जिनको छोड़ दिया गया, उनको सामने लाने की ज़रूरत है। और इस तरह के सेमिनार कहीं न कहीं हमारे युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से भावनात्मक रूप से जोड़ेंगे, हमारे अपने इतिहास की वास्तविकता से परिचित कराएंगे। हमारे उन तमाम जो सामाजिक स्थितियाँ रही हैं, राजनीतिक स्थितियाँ रही हैं, आर्थिक स्थितियाँ रही हैं, वो किस प्रकार से हमारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण हुआ है, वो बहुत सारी चीज़ें हम समझ ही नहीं पाते हैं। और उस न समझने का कारण ये है कि कहीं न कहीं हमें इतिहास का अधूरा ज्ञान है। जैसा कि सर ने कहा कि हम लोग मैक्स मुलर को मानते हैं कि उन्होंने हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को, जिसको कि शायद हम मैक्स मुलर के न रहने से न जान पाते हैं, उन्होंने अपनी बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। लेकिन मैक्स मुलर की क्या वास्तविकता है, ये कभी हमें नहीं बताया, पढ़ाया, सिखाया जाता है। और कौन से विद्वान थे जिन्होंने कि उन सारी चीज़ों को वो सामने ले आए, ये निश्चित रूप से हमें जानने की आवश्यकता है। और इस तरह के सेमिनार कहीं न कहीं हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का, जो सही नायक हैं, उनसे हमें जोड़ेंगे, उस सही इतिहास से जोड़ेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम पिछले वर्ष भी 75 वर्ष का जब हम लोग मना रहे थे, अभी भी हम उस कार्यक्रम को एक्सटेंड करके मना रहे हैं 76वें वर्ष में भी। तो निश्चित रूप से ये हमारे पार्टिसिपेंट और भी नई जानकारी देंगे आने वाले सत्रों में। मैं आप सभी का महाविद्यालय की तरफ से स्वागत भी करता हूं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक बैठे हुए हैं, डॉक्टर विवेक निगम सर हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, सुंदरम मैम हैं, और तमाम दूसरे शिक्षक हैं, डीन आर्ट्स हैं, विनीता मैम हैं, उर्दू की मैम हैं। सारे लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी हमारे छात्र छात्राएँ और हमारे महाविद्यालय के जो भी अन्य कर्मचारी जिन्होंने कि इसमें, स्पोटा जी हैं, क्रिस्टोफर जी हैं, इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित इसको संचालन करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं सभी कर्मचारियों का राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू उमेश जी। अब हम लोग सब लोग खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए, और उसके लिए हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर नम्रता देव, असिस्टेंट प्रोफेसर जगत तारण डिग्री कॉलेज, and she is also presenting a paper. So I welcome Dr. Namrata Dev to start. She is a music teacher in Jagat Taran Degree College. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष माघे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोग का दूसरा टेक्निकल सत्र 1:30 बजे से शुरू होगा। आप लोग सब लोग उपस्थित रहिएगा। सबके लिए 12:30 बजे से लंच शुरू होगा, तो आप लोग प्लीज़ लंच करके जाइएगा। थैंक यू। मौशिमा, आप केवल इजाज़त दो, क्या एग्ज़ाम है, फिर हम जैसे खाली होते हैं। हेलो, 12:30 से लंच टाइम जो शेड्यूल में दिया गया है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स जस्ट 15 to 20 minutes। वेट फॉर द वाइल। थैंक यू।